रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म हमारा टॉपिक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक चेंज आपके एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में होती है, कोई भी एक चेंज जो आपके पार्टनरशिप डीड में होती है, वो आपके फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करवाता है, नए से फर्म बन जाती है। सो एक पार्टनरशिप जो है, आपको पता है कि एक एग्रीमेंट के बेसिस पे, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है और उस म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है और पार्टनर्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस से ही एक पार्टनरशिप वजूद में आती है। और हमारे पास कुछ कभी कभार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब पार्टनर्स खुद ही आपस में डिसाइड करके एक बने हुए डीड को या बने हुए एग्रीमेंट में कोई चेंज लाना चाहते हैं। अगर एक एग्रीमेंट बना हुआ है, एक पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और बनी हुई पार्टनरशिप डीड या बनी हुई एग्रीमेंट में जो भी उन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं अपने फर्म को चलाने के लिए, और अगर उन्होंने खुद ही म्यूचुअली उसमें कोई चेंज लानी पसंद की, तो उस एक चेंज से आपके फर्म को एक नया जन्म मिलता है। मान लीजिए वो पुरानी फर्म जो है वो मर जाती है और उस एक चेंज करने से आपकी फर्म नए से जन्म लेती है, एक नई फर्म वजूद में आती है। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप जब भी कोई चेंज करना चाहे, आप मींस पार्टनर्स अगर इकट्ठे मिलके कोई भी चेंज अपनी पार्टनरशिप फर्म में लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। गर्ज यहाँ पे ये है कि सारे पार्टनर्स की यहाँ पे कंसेंट होना जरूरी है। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म जब हमने एग्जिस्टेंस में लाई होती है, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स का होने के बाद ही वजूद में आती है। और अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने उस पे आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। जैसे कि अभी तक हमने आपको ये पहले बताया था कि जो हमने पढ़ा था कि एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी लग सकता है कभी, जो इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि कभी कभार हमें पास्ट एडजस्टमेंट में हाल ही में हमने पढ़ा कि एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किस तरीके से लगता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि कभी कभार पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे और आज चेंज करेंगे, इसका इफेक्ट फ्यूचर में लगेगा, लेकिन हम उसको पास्ट से ही चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई रेस्ट्रिक्शन फर्म के ऊपर नहीं रखता कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस नहीं ला सकते। हाँ, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहे अपना ओल्ड एग्रीमेंट चेंज कर सकते हैं और एक नए एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्रीवियस एग्रीमेंट जो हमारे पास होता है, वो नया एग्रीमेंट लाने से प्रीवियस एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, फिर उसकी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी फर्म पे एप्लीकेबल नहीं होती है। सो हमारे पास एक ओल्ड एग्रीमेंट जब हम चेंज करना चाहे, एक साथ पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं और वो प्रीवियस एग्रीमेंट को खत्म करने के बाद एक नया एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस करके एक नई फर्म को जन्म देते हैं। सो जब आपके पास कोई भी एक चेंज आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आती है, तो पुरानी पार्टनरशिप का उसी समय देहांत हो जाता है और एक नई पार्टनरशिप का जन्म होता है। तो जो आपके पास एक लाइन में अगर हमें समझना होगा, सो अगर एक लाइन में आपको समझना होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म क्या है, सो द रिकॉन्स्टिट्यूशन का आप ये समझ सकते हैं कि the replacement of any any single point in the old partnership agreement, in the replacement of any single point in the old partnership agreement may lead to the reconstitution. So replacement of any single point in the old partnership agreement may lead to the reconstitution of the firm. So आपका पुराना कोई भी जो आपके पास पुराना एग्रीमेंट है उसमें आपके पास
आपने जब पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स पढ़े थे, उसमें ऑलमोस्ट हमने 18 पॉइंट्स को देखा था। अगर उसमें से आपने किसी भी एक पॉइंट में भी चेंज लाने की आपने सोचा कि उसको हम चेंज लाना चाहते हैं, तो आप ला सकते हैं, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब वो एक चेंज लाने से आपको क्या होता है कि आपकी पुरानी पार्टनरशिप फर्म का उस समय देहांत हो जाता है और एक नई पार्टनरशिप फर्म का जन्म होता है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जब एक फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां पे हमारे पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म होती है। ये बेटे दो चीजें हैं, एक होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, दूसरा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। ये दो अलग अलग चीजें हैं। वन इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, अनदर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए, ये दो चीजें अलग अलग है। यहाँ पे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पास जो आज टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, इसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। एक और होता है, दैट्स कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, ये एक दूसरा पॉइंट है जिसको अब हम डिस्कस नहीं करने जा रहे। ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, इसमें और उसमें फर्क है। ये मैं बताऊंगा बाद में ये क्या होता है, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। अभी जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म की हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जो हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करती है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में होती है जब हमें अपने फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो उस समय क्या क्या हमारे पास ऐसी सर्कमस्टेंसेस होगी जिससे हमारी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो हमने सिंपल वर्ड्स में याद रखा, अगर एक भी कोई पॉइंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होता है, एक रिप्लेस होता है, तो उससे आपका एक नई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो वो क्या होता है, जो आपके पास ओल्ड एग्रीमेंट है वो उस समय इनऑपरेटिव हो जाता है, नॉन ऑपरेटिव हो जाता है। और अब जो नया आपका आपने जो नया एग्रीमेंट बनाया, आपको नया एग्रीमेंट जो है वही उस समय फिर काम आता है। पुराना इनऑपरेटिव या नॉन ऑपरेटिव हो जाता है। और जो एक चेंज आपने लाई, तो एक चेंज से मान लीजिए 18 पॉइंट्स हमारी पार्टनरशिप डीड में थे, एक चेंज हो गई, 17 अनचेंज थे। तो इस एक चेंज लाने से आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगी, आप एक नई पार्टनरशिप की तरफ आएंगे। पुरानी डीड इनऑपरेटिव हो जाएगी और नई डीड आपको वजूद में आएगी, एक नई पार्टनरशिप आपको वजूद में आएगी। तो अब क्या है, किस किस जरिए से आपको ये रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में हो सकती है, इससे पहले भी थोड़ा मैंने इसके बारे में बताया था। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला हम देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partners। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, वो है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपको चेंज लानी है, किसमें, आपके पार्टनरशिप में आप चेंज लाना चाहते हैं, किसमें चेंज लाना चाहते हैं, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी आप अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास है, उसमें अगर आपको चेंज लानी है, तो चेंज लाने से क्या होगा, उसकी वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो सकती है। इसकी हम एक एग्जांपल से समझेंगे, कैसे क्या है इसकी एग्जांपल, वो जरा देख लीजिए। कि अगर हमारे पास एक एक्स, हमारे पास पार्टनर है एक एक्स, ठीक है, हमारे पास एक्स है, और हमारे पास एक पार्टनर एक्स है और पार्टनर वाई है और पार्टनर जेड है। ये अभी तक तीन पार्टनर्स अपनी फर्म चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी इन तीनों पार्टनर्स को, अब इन तीनों पार्टनर्स का रेशियो जो है, वो रेशियो है 3:2:1। ये जो तीन हमारे पास एक्स वाई और जेड, हमारे पास तीन पार्टनर्स है, तो इनका रेशियो जो है वो है 3:2:1। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक्स वाई और जेड ने मिला के डिसाइड किया, नहीं जी, हम अलग अलग अब नहीं रखना चाहते, हम इक्वल रेशियो रखना चाहते हैं। तो ये इक्वल रेशियो रखने से अब जो इसमें एक चेंज आई, जो पहले पार्टनरशिप फर्म हमारे पास थी, जो उसमें एग्रीमेंट था, तो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। जो ये इन्होंने डिसाइड किया हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे, तो ये एक पहली सर्कमस्टेंस है जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है।
अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या है वो सर्कमस्टेंसेस। अभी जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सर्कमस्टेंसेस, circumstances when a reconstitution takes place. Circumstances when reconstitution takes place. अभी हम वो circumstance देख रहे हैं जिनसे हमारी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. So change in profit sharing ratio among the existing partners. क्या जो हमारे पास change in profit sharing ratio among the existing partners. तो अगर कोई भी change प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स म्यूचुअली लाना चाहे तो उससे क्या होता है, उससे आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी पार्टनरशिप डील में होता है. तो अगर वही एक चेंज आ गई तो इससे आपकी एक नई फर्म जन्म लेती है, एक नया रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. अगेन रिकॉन्स्टिट्यूशन हम ऑफ फर्म होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं होती है. ठीक है. तो हमारे पास XYZ जो था पहले 3:2:1 रखता था और अब इसका जो चेंज हो गया रेशियो, तो चेंज रेशियो हो गया क्या, अब 3:2:1 के बदले 1:1:1 आ गया. तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से हमारे अकाउंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने म्यूचुअली एग्री होके चेंज तो कर दिया, लेकिन एज एन अकाउंटेंट देयर आर ट्रेमेंडस चेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो वो क्या है वो हमें आगे अब देखनी है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगी तो उस समय किस तरीके से हमें अपने अकाउंट्स को इफेक्ट होगा और किस तरीके से हमें अपने अकाउंट्स में चेंजेस लानी होगी, अकाउंट्स की बुक्स में आपको चेंजेस लानी होगी. ठीक है. तो जब आपको ये चीज यहाँ पे मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो XYZ है इनका ये कहलाएगा क्या, ये इनका बेटा कहलाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ये फिर बन जाएगा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और जो आपने अब नया डिसाइड किया तो इसको हम कहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो पहला जो था वो ओल्ड बन गया और ये बन गया न्यू. सो अब जब ऐसा आपको देखना है, क्योंकि इसका हम आगे हर एक सर्कमस्टेंसेस के न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं, हर एक सर्कमस्टेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना जा रहे हैं. तो इसमें आपको क्या होगा कि पहले एक X, Y और Z जो था, पहले X का जो जब हमने X का देखना है तो जब हम X पे नजर डालते हैं, X को पहले 3/6 रेशियो था. ठीक है, तो ओल्ड इसका 3/6 था. तो अब जब हम इसकी न्यू की बात करते हैं तो ओल्ड में इस ओल्ड रेशियो इसका क्या था, ओल्ड रेशियो बेटा इसका था वो था 3/6. अगर हम इसके न्यू रेशियो की बात करेंगे, इधर इसका न्यू रेशियो जो होगा, न्यू रेशियो इसका क्या बनेगा, वो है 1/3. 1/3. सो इसका ये मतलब हो गया 3 1 3, 3 2 6. ठीक है, 3 1 3, ये इसका 1/3 आया. तो पहले प्रॉफिट के 6 में से 3 हिस्से एक्स को मिलते थे, अब 3 में से 1 हिस्सा इसको मिलता है. सो क्या बोल सकते हो, 3 1 3. पहले इसको जो था ये हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, 3 1 3, 3 2 6. पहले इसको हाफ मिलता था, इसको हम ऐसे भी अगर हम इसकी कैंसिलेशन करें तो ये ऐसे भी बन सकता है ना, 1/2. पहले ये प्रॉफिट में से हाफ लेता था, अब देखो अब ये सिर्फ तीसरा हिस्सा लेगा. तो अब देखा होगा आपने कि यहाँ पे जो चेंज आई, चेंज ये आई कि पहले ओल्ड रेशियो में x जो था उसका रेशियो 3/6 था, तो दैट मींस 1/2. अब न्यू रेशियो इसका 1/3 हुआ. तो क्या होता है कि जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे तो उस समय आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, और रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से आपके अकाउंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. आपको यहाँ पे इसी तरीके से Y का भी होगा, इसी तरीके से Z का भी होगा. तो Y का अगर ओल्ड रेशियो हम देखेंगे, Y का ओल्ड रेशियो क्या है, Y का ओल्ड रेशियो है बेटे 2/6, है कि नहीं. इसी तरीके से हमारे पास जो अब इसका न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो जो इसका निकलेगा, न्यू रेशियो इसका क्या निकलेगा वो हम जरा देख लेते हैं. न्यू रेशियो में सिर्फ राशन लिख रहा हूं. न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इसका क्या है, वो भी 1/3 है. ठीक है, तो 2 1 2 3 तो इसका अगर हम देखें 2 1 2 3 तो क्या पता चला यहाँ पे हमें, अगर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं 2 1 3. ठीक है, तो ये ऐसे आएगा आपका
तो इसका 1/3 पहले भी था, ओल्ड भी इसका 1/3 था और इसका न्यू भी 1/3 है। तो इसका मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे कोई चेंज नहीं आई, ये अनचेंज्ड है। ठीक है, तो इसके बाद हम Z की बात कर लेंगे। तो Z का क्या है बेटा, उसका भी जरा देख ले। Z का जो रेशियो पहले था वो क्या था, वो था 1/6। Z का जो बेटे ओल्ड रेशियो था, Z का ओल्ड रेशियो क्या था, आप सुन रहे हैं? हेलो जी यस सर। Z का जो ओल्ड रेशियो है वो पहले था 1/6, ठीक है जी, 1/6। और अब इसका जो न्यू रेशियो है, न्यू क्या बन जाता है इसका, न्यू रेशियो जो है इसका वो बन गया इसका 1/3। सो आपने जब देखा कि इसमें, आप देखा होगा, आप जब आप इस पे नजर डालेंगे तो आपने देखा कि y में कोई चेंज नहीं आई लेकिन x में चेंज आई। x का पहले जो 3/6 था, जब हमने इसको कैंसिलेशन की तो 1/2 आया, तो अब इसको 1/3 है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या इसको गेन हुआ इससे कि सैक्रिफाइस हुआ? हेलो, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था, एक्स का ओल्ड शेयर क्या है, हम रेशियो के बदले यहाँ शेयर भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेशियो, हाँ, अब इसका ओल्ड शेयर की बात कर सकते हैं, यहाँ इधर हम इसका न्यू शेयर बता सकते हैं। तो न्यू शेयर इसका क्या था, ओल्ड शेयर क्या उसका, न्यू शेयर इसका, ओल्ड शेयर इसका 3/6 था, दैट मीन्स 1/2, और न्यू इसका क्या है 1/3। जिससे उतान एक हमारे पास प्रॉफिट के पहले 2 हिस्से होते थे, उसमें से एक हिस्सा सिर्फ एक्स लेता था। अब प्रॉफिट में से तीन तीन हिस्से होते होंगे, उसमें से एक लेगा। 2 में से एक लेना ज्यादा बड़ा है कि 3 में से एक लेना हिस्सा लेना बड़ा ज्यादा है? 2 में से है ना? Akçekarin zihirçilik akhisni वहीं अगर तो जितना हिस्सा करो तय मज नहीं आखिस ना कम। सो इसका मतलब है यहाँ पे इसको क्या हुआ, इसको यहाँ पे सैक्रिफाइस, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए ये वाला बंदा जो है, इसका ये वाला शेयर है, ये ओल्ड, इसका ओल्ड शेयर क्या था, ओल्ड शेयर Z का क्या था, ओल्ड शेयर जो बेटे Z का है वो 1/6 है। और इसका न्यू शेयर जो है, जरा न्यू शेयर पे नजर डाले, न्यू शेयर इसका ये है 1/3। तो इसको पहले प्रॉफिट में 6 में से एक हिस्सा मिलता था, अब इसको 3 में से एक मिलेगा। तो इसका मतलब है न्यू शेयर से इसको फायदा हो गया कि नहीं? तो इसको गेन हो गया, क्या हो गया, गेन। सर्कमस्टेंस है, इस सर्कमस्टेंस की वजह से हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जिससे हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। सो पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई एक चेंज, जब भी आप सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है जिससे आपको एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ता है, ये ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जिससे पार्टनर्स को अपने एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ना जरूरी होता है। ये मैंने पॉइंट इससे पहले भी क्लियर आपको किया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी। अब जब चाहे तब आप म्यूचुअली कोई भी चेंज अपने पार्टनरशिप में ला सकते हैं। सो जैसे ही आप पार्टनरशिप में कोई चेंज लाएंगे, एक भी चेंज, तो उससे आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, नई से इसका कॉन्स्टिट्यूशन नया बन जाता है। What is the partnership deed? That is the constitution of a firm. So when you are making any change to it, it means you are reconstituting the firm. You are giving a new birth to a firm. आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उसका बना रहे हैं, अब नए तरीके से वो बनेगी। ओल्ड जो आपके पास था वो अब हमारे पास जो ओल्ड था वो खत्म हो जाएगा, उसके रूल्स अब नहीं चलेंगे। अब हमें प्रॉफिट्स अगर आगे शेयर करने हैं, मुझे आप बताइए इस वाले सर्कमस्टेंसेस पे, अगर आपको प्रॉफिट्स अब फ्यूचर में शेयर करने हैं, क्या आप 3:2:1 के हिसाब से XYZ को शेयर करोगे प्रॉफिट्स या लॉसेस, या करोगे 1:1:1 के हिसाब से? 1:1:1। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुराना जो आपके पास डीड था, सो वो अब नॉन ऑपरेटिव है। अब हमारे पास ऑपरेटिव कौन सा होता है, न्यू। आपको बात समझ, यहाँ तक क्लियर हो गया? हमें डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स का यूज करना पड़ेगा, और अकाउंट्स यहाँ पे हमें अकाउंट्स में चेंजेस लानी पड़ेगी, और बहुत सारी फर्क इससे पड़ेगी। ये हमें सीखना है हर एक चीज। अब यही हमारा पूरा सिलेबस है जो मैं यहाँ पे अब पढ़ाने जा रहा हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यही हमारा पूरा सिलेबस है पार्टनरशिप का जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं।
तो अब इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा केस है बेटा, दैट्स कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन of a partner. So you can say admission of a new partner. जब आप एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हो, सो एक नया पार्टनर आने से मुझे बताइए, जब आप किसी एक नए पार्टनर को आप एक नए पार्टनर को क्या करोगे, एक नए पार्टनर को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उससे भी आपका बिजनेस जो है वो चेंज होगा, उसमें बहुत सारी चेंजेस आएगी। तो दूसरी सर्कमस्टेंसेस है व्हेन a new partner is getting admitted into our business. So जब हम एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में एडमिट करते हैं, उसको एडमिशन देते हैं, तो उस समय हमारे बिजनेस में फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। क्यों? सबसे पहले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले दो ही पार्टनर थे, तो आपका जो एक्स था एक पार्टनर, दूसरा आपका पार्टनर वाई था, ठीक है। तो एक्स और वाई आपका जो पार्टनर था पहले, वो आपके पास थे। तो अब वो दो पार्टनर्स जो है, इनके बदले अब कोई और पार्टनर आएगा। आप मुझे बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट्स आपने प्रॉफिट शेयर किसके बीच में किया होगा? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सिर्फ एक्स एंड वाई के बीच में हुआ होगा। मुझे बताइए, कैपिटल अकाउंट्स कितनों के बनाए हुए होते? इन्हीं दो के बनाए हुए होंगे, है कि नहीं? कैपिटल अकाउंट बने हुए होंगे। और जो भी हमारे पास अंदर से जो भी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया होगा, वो सिर्फ इन्हीं दो पार्टनर्स को मद्देनजर बनाया गया होगा। लेकिन जब आपको अब एक और पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ, एक्स आया, एक्स तो था ही पहले, वाई भी था, अब एक नया पार्टनर जेड आ गया, ये न्यू पार्टनर है। अब जो हमारे पास जेड है, जेड हमारे पास एक न्यू पार्टनर है, और इसको हम इनकमिंग पार्टनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकमिंग पार्टनर। ये जो आपके पास जेड है, ये आपका इनकमिंग पार्टनर है। तो एक्स और वाई जो है, ये क्या है? ये एक्स और वाई हमारे अब क्या बनेंगे? इनको हम किस टर्म से जानते हैं? इनको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। इनको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं, ओ या आप इनको ओल्ड पार्टनर के नाम से भी जान सकते हो। ये ओल्ड पार्टनर्स थे, ठीक है। तो इनके आने से गुडविल, यहाँ ये जो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन जहां पे होगी, वहां पे आपको गुडविल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा कि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने पड़े ना, तो आपने देखा यहाँ पे एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरा बंदा गेन कर रहा है। तो जो बंदा है, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगी, उस गुडविल में से जो भी ये गुडविल का हिस्सा है ना, ये गुडविल का जो हिस्सा है, ये इस बंदे को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ये जो हमारे पास ये बंदा बैठा है, ये जेड, जेड को देना किसको है? जेड को देना पड़ेगा। ये किसको? ये जो हमारे पास यहाँ पे ये बंदा है, ये इसको पे करेगा। किसको पे करेगा? ये इसको पे करेगा। समझे कातिमा? इसको पे करना पड़ेगा। कौन? ये गुडविल पे करेगा। कौन? ओल्ड, जिसने गेन किया ना, गेन यहाँ पे जिसने किया, वो प्रीमियम पे करेगा, शेयर ऑफ गुडविल पे करेगा। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? जी सर। तो गुडविल कौन पे करेगा? गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो जब यहाँ पे आपको नया पार्टनर एडमिशन लेगा, सो आपको पहले पॉइंट ये है कि न्यू पार्टनर को हम एडमिट क्यों करते हैं? कभी कभार हमारे फर्म में रिसोर्सेस और जरूरत होते हैं, हमें और रिसोर्सेस की जरूरत होती है, हमें और कैपिटल की जरूरत होती है, हमें और मैनेजरियल स्किल्स की बिजनेस में जरूरत होती है। तो उस वजह से हम एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो अब जो ये नया पार्टनर आप इंट्रोड्यूस करोगे, उसको भी आपको प्रॉफिट देना है ना, प्रॉफिट का हिस्सा देना है ना। जैसे कि आप गुडविल की बात अभी कर रहे थे, ये जो नया पार्टनर आता है, इस नए पार्टनर को हाथ में क्या लाना है? जो ये जेड हमारे पास है, ये जेड क्या क्या लाएगा? एक तो ये जेड लाएगा क्या? एक तो लाएगा कैपिटल। ये कैपिटल फर्म को देगा, ठीक है। कैपिटल तो इसको फर्म को देना है, लेकिन जो शेयर इन गुडविल है, जो इसका शेयर इन क्या है? शेयर इन गुडविल, दैट मीन्स प्रीमियम। आपको बात अब समझ आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है valuation of goodwill when we are taking partnership business into consideration। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है क्या? गुडविल हमारा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जेड हमारे पास है, कैपिटल आएगा। कैपिटल तो वो फर्म को देगा, लेकिन जो शेयर इन गुडविल है, दैट इज प्रीमियम, वो उसको देना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किसको देना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कैसे उसको बांटना है फिर ये शेयर इन गुडविल फर्म? ये तो पहले कैपिटल, ये कैश दो फॉर्म में लाएगा, एक तो कैपिटल के फॉर्म में कैश लाएगा और गुडविल लाएगा
कैश गुडविल ते एनबी कैश, ठीक है। तो कैपिटल जो है फर्म के खाते में जाएगा और जो शेयर इन गुडविल है फर्म ये फिर पे करेगी किनको, ये फर्म पे करेगी हमारे उन ओल्ड पार्टनर्स को जिन्होंने इसके आने से सैक्रिफाइस किया, मतलब यमन पे पन प्रॉफिट वन सैक्रिफाइस कर तिमन ज्यादा मिलान वह मिलो कम सु तिम करी तिमन हवाल, ठीक है। तो गेनिंग जो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर भी हो सकता है, गेनिंग पार्टनर अगर इस केस में भी कोई हुआ तो उसको भी पे करना पड़ेगा वो शेयर इन गुडविल, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे हमें ये दो तीन चीजें अभी जिस चैप्टर में हमें सीखने हैं, हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे चेंजेस अकाउंट में लानी होगी। तो ये भी एक सर्कमस्टेंस बनती है, जे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म is again a circumstance which leads to the reconstitution of the firm, because there are so many changes that you need to take place in your accounts। बात आपको समझ आ रही है? So new partner और incoming partner जो है, he will bring capital and he will bring share in goodwill now, and the capital will remain in the business and the share in goodwill will be then distributed among the sacrificing partners as per their sacrificing ratio. Why they are giving them as per sacrificing ratio? Because they are sacrificing their share in ऐसा गदरा गया तो इनसाइड इट। यस सर, हमारे साइड चलो ऐसा खोसना खूस आगे चले। यस सर। आपको कावडारा साइड से भी निकला है आज, मुझे इसी पे याद पड़ा सर, नरवारा साइड से। या सर हमारे साइड। तो आपके साइड से निकला है, ये किस साइड से है? यस सर। सर इकरा की साइड हमारे ओह तमा छु तो सुशा दुकानदार उसमें नहीं, दुकानदार नहीं था, वो बाहर था उनका बेटा। हाँ हाँ, उनका बेटा बाहर था, वो बाहर से आया था, उसको 8 दिन हुए थे आते इसलिए उसने मतलब अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई थी फिर। यस सर। हाँ हाँ क्या भाई अच्छी दो पता का ज्यादा नहीं। मैंने अभी सुना कावडारा में एक कॉर्पोरेटर है, उसका भाई है कावडारा वार्ड में, तो उसका एक भाई था, उसने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई है, तो उसने सारे म्युनिसिपैलिटी को पैनिक में डाला है। वो खुद जाता था इसमें ये जो करते हैं ना आजकल, वो फेंकते हैं वो डिसइंफेक्टर्स वो डालते हैं, तो वो यस सर वही मैं बता रहा हूँ ना, वही वो मैंने अभी न्यूज में पढ़ा। तो कावडारा में भी आप बड़ा वो उसका फ्रेंड है जो उसको भी लिया है ना अब। अच्छा बड़ा खतरनाक मसला बन गया ये, तो बड़ा इसका ये करना है वो जो ख्याल पानिस के वो बड़ा खतरनाक मसला। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ओके, अब इसके बाद हमने देखा कि ये दो सर्कमस्टेंसेस है जब आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे पॉइंट 3 की, वो है कब, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है। ये बातें मैंने आपको थोड़ा सा गुडविल के समय भी बोली थी ना, इस समय में रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी फर्म होती है उस समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस समय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की इंपॉर्टेंस आती है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन वहां पे करना जरूरी होता है। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगी वहां पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना जरूरी है। ये चैप्टर्स अब हमें अलग अलग पढ़ने हैं। पहला चैप्टर मैंने बोला कि change in the profit sharing ratio among the existing partners. Second is when a new partner takes an admission into your business. Third is the retirement of the partner. Retirement partner. तो retirement of the partner, ठीक है। तो अब जो ये हमारे पास है point 3, that is the retirement of a partner. सो आपको रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के समय भी क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे आपको फर्म आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। एक पार्टनर चाहता है कभी कि मैं अपने उसके पर्सनल रीजंस होते हैं या कभी कभार उनको कुछ बिजनेस रीजंस भी होते हैं, वो चाहता है कि मैं रिटायरमेंट अब ले लूं, मैं इस फर्म के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस खुद का करूं, या उसकी सेहत खराब हो जाती है या कुछ और पर्सनल रीजंस उस पार्टनर के होते हैं जो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो ऑन रिटायरमेंट द फर्म गेट्स अगेन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे ओल्ड एग्रीमेंट में भी हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको चेंज सारी आ जाती है। सो अगर आपके पास एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है, तो इसमें से आपको एक्स वाई जेड अगर आपके पास है, एक्स रिटायर होना चाहता है, सो वो एक्स अगर रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायरिंग पार्टनर बन जाता है, या आउट गोइंग पार्टनर हम उसको कहते हैं। सो एक्स रिटायर्स, ठीक है, तो एक्स अगर रिटायर्स होगा तो वो कहलाता है क्या? आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। और इसमें जो अब फिर बचता है, दैट मींस वाई और जेड जो बचेगा उनको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है, उनको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कहते हैं। और जो हमारे पास इसी तरीके से नेक्स्ट, अब इसको आउटगोइंग भी कह सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर भी कह सकते हैं। तो इस समय भी आपको इसको यहाँ पे भी गुडविल को कैलकुलेट करना जरूरी बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं। एडमिशन के समय भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक सर्कमस्टेंस है। जब आपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा, वहां पे ऑलरेडी प्रॉफिट रेशियो तो बदलते ही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी होती है, और गुडविल को वैल्यूएशन निकाल करना भी जरूरी होता है। तो रिटायरमेंट के समय भी हमारे पास आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बदलेंगे, क्योंकि अभी तक 3 के बीच में रेशियो था, अब 2 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। और साथ में यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो यहाँ पे आपको रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी खाली हाथ आप बिजनेस से नहीं अलविदा करते हो, उसको एक तो कैपिटल का अपना हिस्सा उस समय का लेना होता है। तो उस समय का जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसमें से रेशियो लेना पड़ेगा, जेड को लेगा वो अपने हिसाब से, और वो गुडविल का शेयर भी बिजनेस से उस समय लेगा। तो वो पे कौन करता है उसका? वो उस समय वो गेनिंग पार्टनर्स इसको पे करते हैं, और अलविदा करने के समय उसको शेयर इन गुडविल और अपने प्रॉफिट, अपने कैपिटल में से अपना हिस्सा भी देते हैं। तो रिटायरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। तो इसके साथ साथ अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, दैट इज द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो हमारे पास डेथ ऑफ द पार्टनर, वो भी एक हमारे पास सर्कमस्टेंस है, जिस सर्कमस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होती है। उस समय भी आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो जाती है। कब? जब आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर होगी, ठीक है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के समय भी प्रॉपरली ये मैच करता है बहुत सारा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के साथ। लेकिन रिटायरमेंट जो है वो हमेशा पूछ के होता है, रिटायरमेंट, और हमेशा अकाउंट्स क्लोज होने के बाद होती है। और रिटायरमेंट हमेशा हमें पहले ही बताना पड़ता है अपने पार्टनर्स को, बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम, या 3 मंथ्स पहले आपको एज पर एक्ट कहना पड़ता है अपने पार्टनर्स को कि मुझे अलविदा करना है फर्म को। तो उन बेसिस पे रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है। तो रिटायरमेंट के समय जो रिटायरिंग पार्टनर हमारा है, सो रिटायरिंग पार्टनर जो सॉरी डेथ के समय और रिटायरमेंट के समय हमारे पास जो डिफरेंस है, वो एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको एक और चीज देखना पड़ता है। जो ट्रीटमेंट रिटायरमेंट का है और जो डेथ का है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक चीज इसमें जरूरी है कि वो डेथ में आपको कभी भी पार्टनर आपसे अलविदा कर सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, कभी भी किसी की डेथ हो सकती है। और मान लीजिए हमने जनवरी 1 हमारा अकाउंटिंग साइकिल चल रहा है, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी 1 से हमने चला, और ये जनवरी में हमारे साथ था, फेब में भी हमारे साथ था, मार्च में भी हमारे साथ था, अप्रैल में भी हमारे साथ था। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मई 1 इसकी डेथ हो गई, इस पार्टनर की मई 1 में डेथ हो गई, एक पार्टनर की मई 1 में डेथ हो गई। तो ये हमारे साथ जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में होगा वो यहाँ पे भी होगा, लेकिन इसको करंट ईयर के प्रॉफिट में भी हिस्सा देना पड़ता है। जो प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया होता है, उस प्रॉफिट में भी ये हिस्से